एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th की जो पुस्तक है क्षितिज, उसका आखिरी चट्टान एक यात्रा संस्मरण है, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया, इसका अध्ययन करेंगे। जन्म 1925 ईस्वी, मृत्यु 1972 ईस्वी। नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर में हुआ था। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। जीविकोपार्जन के लिए कुछ वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। इस प्रसंग में वे लाहौर, मुंबई, शिमला, जालंधर और दिल्ली में रहे। कुछ वर्षों तक कहानी की प्रसिद्ध जो पत्रिका है सारिका, उसका संपादन किया। आषाढ़ का एक दिन एवं आधे अधूरे नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें 1968 में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया। 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में इनका असमय निधन हुआ। फिर देखो इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं। उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल। नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। कहानी संग्रह में देखिए क्वार्टर तथा अन्य कहानियाँ, वारिस तथा अन्य कहानियाँ। निबंध संग्रह परिवेश और भ्रमण वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ आखिरी चट्टान एक रोचक यात्रा संस्मरण है। दिसंबर 1952 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। मानव मनोविज्ञान और सामाजिक संरचना की सूक्ष्म समझ के कारण यह यात्रा वृत्तांत भौतिक विवरण और आंतरिक मनोदशा का उदाहरण बन गई है। भाषा इतनी पारदर्शी है कि लेखक के अनुभव पाठक के अनुभव में रूपांतरित होने लगते हैं। कन्याकुमारी के सूर्यास्त एवं सूर्योदय का अत्यंत सूक्ष्म अंकन इस पाठ की अनुपम विशेषता है, मानो लेखक ने कलम से प्रकृति का चित्रांकन किया हो। अब हम शुरू करते हैं यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान। कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि, यानी सबसे पहले सूर्योदय यहाँ होता है और सूर्यास्त भी। केप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी शाह चट्टानों में से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। यानी लेखक अपनी बात कह रहा है। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफ़ेद लकीरें चमक रही थी। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी। यानी लेखक कह रहे हैं कि यहाँ स्वामी विवेकानंद ने कभी क्या लगाई थी? समाधि लगाई थी। हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधि स्थित सी लग रही थी। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की शाह चट्टानों से टकरा रही थी। यानी हिंद महासागर की जो लहरें हैं ऊंची आती है और वो चट्टानों से क्या कर रही थी? टकरा रही थी। बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थी, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थी। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। यानी प्रकृति का जो चित्रण है वो कवि कर रहे हैं। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था। यानी लेखक ये बता रहा है कि तीनों तरफ क्या था? क्षितिज वह होता है जहाँ धरती और आसमान मिले हुए से दिखाई देते हैं, तो वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षा अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस और दूसरा छोर है ही नहीं, यानी उस और कोई किनारा नहीं है। चारों तरफ पानी ही पानी था। तीनों ओर के क्षितिज को आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूँ, कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक। लेखक कहता है कि फिर मैंने ये सोचा कि मैं एक जीवित व्यक्ति हूँ, दूर से आया हुआ यात्री हूँ और फिलहाल एक दर्शक हूँ। उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान जब अपना होश हुआ
तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफ़ी घिर गई थी, यानी जहाँ पर वह खड़ा था वहाँ तक पानी आ गया था। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैंने एक नज़र फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। यानी लेखक कहता है, मैं उस दृश्य को देखकर इतना खो गया था कि मैं ये भूल गया था कि मेरे चारों तरफ भी पानी आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, अपने आप को संभाला और धीरे धीरे एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर पहुंचकर किनारे तक चला गया। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा, मतलब जिधर सूर्यास्त हो रहा था उधर दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ के पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थी, क्योंकि सारे घूमने आए थे यात्री और सब उस दिशा में जा रहे थे सूर्यास्त को देखने के लिए। मेरे आगे कुछ मिशनरी युवतियां मोक्ष की समस्या पर विचार करती चल रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, चुपके से मोक्ष का कुछ रहस्य पा लेने के लिए, कि मुझे भी पता चले कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। यूं उनकी बातों से कहीं रहस्यमयी आकर्षण उनके युवा शरीरों में था और पीली रेत की पृष्ठभूमि में उनके लबादों के हिलते हुए शाह सफ़ेद रंग बहुत आकर्षक लग रहे थे। यानी उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे उस स्थिति में वो भी क्या लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। मोक्ष का रहस्य अभी बीच में ही था कि हम लोग टीले पर पहुंच गए, मतलब बात पूरी नहीं हुई थी मोक्ष के रहस्य की। तब तक जहां हम जा रहे थे वो टीला आ चुका था। यह वह सैंड हिल थी जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे, 8-10 नवयुवतियाँ, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे, यानी वहाँ गए सूर्यास्त देखने के लिए, तो हो सकता है वो सूर्यास्त ही देख रहे होंगे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। उन लोगों के वहाँ होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। मिशनरी युवतियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गई, उस पूरे कैनवास में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह। उनसे कुछ दूर का एक रंगहीन बिंदु मैं ज़्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका, यानी मैं जहाँ खड़ा था वहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सका। सैंड हिल से सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए हुए था। क्योंकि आप देखो कि एक वस्तु है जो नीची है और एक ऊंची है, तो ऊंचाई से वो नीचे वाली वस्तु दिखाई नहीं देगी क्योंकि हम दूसरी तरफ उससे नीचे हैं। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया, पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता वहां पहुंचा तो देखा कि उससे आगे उससे भी ऊंचा एक और टीला है। यानी मैंने एक टीले को पार किया, लेकिन वहां पर पहुंचा तो देखा एक और टीला था। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए। टांगे थक रही थी पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है। उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आ जाएगा, और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे दिया। यानी मैंने हार नहीं मानी और आखिरकार वह जगह आ ही गई जहां से मुझे सूर्यास्त देखना था। वहां से दूर तक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। कहने का मतलब ये है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि संसार की सबसे ऊंची चोटी ये है और यहाँ पर आकर मैं बैठ गया हूँ। तो मैंने अपने आप को ऐसा समझा कि मुझे जो चीज़ प्राप्त करनी थी वो मैंने प्राप्त कर ली और मेरा जो प्रयत्न है वो पूरा हो गया।
पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियाँ ऊपर को उठ रही थी। आकाश की तरफ उठकर हिलती हुई वे टहनियाँ ऐसी लग रही थी जैसे उन्मुक्त रति के क्षणों में किन्हीं नग्न वन युवतियों की बाहें। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहली किरणों ने पीली रेत को एक नया रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहां उड़ेला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा, यानी मैं अकेला ही वहाँ से चल के आ रहा था तो उस रेत पर क्या थे, मेरे पैरों के निशान थे। लगा जैसे रेत का कुंवारापन पहली बार उन निशानों से टूटा हो, यानी ऐसा लगा कि आज तक इस रेत पर जैसे कोई चला ही नहीं हूँ, मैं पहला व्यक्ति हूँ। इससे मन में एक सिहरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया, यानी सूर्य ऐसे लग रहा था जैसे उसने पानी को स्पर्श कर लिया हो। पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढूल आया, क्योंकि सूर्य क्या है, सूर्य पीले रंग का है जब अस्त हो रहा है, और उस समय ऐसा लग रहा था कि संपूर्ण पानी जो है वहाँ पर वो सोने जैसा हो गया था। पर वह रंग इतनी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था, यानी वो अपनी बेबसी को क्या कर रहा था, प्रकट कर रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहाँ सोना बह रहा था वहाँ अब लहू बहता नजर आने लगा, यानी कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैजनी और बैजनी से काला पड़ गया, मतलब बैंगनी से रंग का हो गया और फिर काला हो गया। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की जो टहनियाँ हैं उसी तरह हवा में ऊपर उठी थी, हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्य पट पर शाही फैल गई थी, यानी जो सोना ही सोना जहाँ पर था वहाँ पर ऐसे लग रहा था जैसे काली शाही फैल गई हो। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट शाह पड़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियाँ भींचता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता, यानी पहले मैं इतना अच्छा दृश्य देख रहा था लेकिन अब वह दृश्य जो है वो फीका पड़ चुका था। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहाँ से लौटकर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कंपकपी भर गई। दूर सैंड हिल की तरफ देखा, वहाँ शाही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। मेरे और उन रंगों के बीच शाह पड़ती रेत के कितने ही टीले थे, यानी वो जो सैंड हिल था वो मुझसे काफ़ी दूर रह चुका था। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से कैप होटल के सामने तक ले जाएगा, यानी मुझे लगा कि समुद्र तट वाले रास्ते से मैं जाऊंगा तो शायद जल्दी पहुंच जाऊंगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। कारण था तट की रेत। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमई, खाकी, पीली और लाल, मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी कहीं किसी रेत में नहीं देखे। कितने ही अनाम रंग थे, यानी जिनके नाम का ही हमें पता नहीं। एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहाँ थे, और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसल कर नीचे गिर जाने दिया, क्योंकि मेरी देखी भी नहीं थी इसलिए मैंने हाथ से उठाकर उनको देखा। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया।
मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, क्योंकि ऐसे रंग देखे हुए नहीं थे, तो इच्छा होती थी कि थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहां से आगे चल दिया, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सामान नहीं था जिसमें मैं उन रंगों को, उस रेत को रख सकूं। समुद्र में पानी बढ़ रहा था, तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ, यानी अचानक ही मुझे लग रहा जैसे खतरा है। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-3, 4-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह शाह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही क्या था, बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। 2-1 और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गईं। मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में आने को कह रही हो या मुझे ले रही हो, यानी इतना ज़्यादा वहाँ पर पानी आ चुका था। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। बाहों पर हल्की सी खरोंच आ गई, पर ज़्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोक पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा, कि शायद इधर चला जाऊं तो सही रहेगा, नहीं तो खतरा मोल ले लूँगा। पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपना आप काफ़ी हल्का लगने लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। फिर क्या हुआ देखो। रात, कैप होटल का लॉन, अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ शाह लकीरें, एक पौधे की टहनियाँ। नीचे सड़क पर टार्च जलाता बुझाता एक आदमी। दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी। मन बहुत बेचैन था, बिना पूरी तरह भीगे सूखती मिट्टी की तरह। जगह मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मन था अभी कई दिन कई सप्ताह वहाँ रुकूं, यानी वो जगह मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मेरा मन कह रहा था कि मैं कई दिन वहाँ पर रुकूं, पर अपने भुलक्कड़पन की वजह से एक ऐसी हिमाकत कर आया था कि लग रहा था वहाँ से तुरंत लौट जाना पड़ेगा। यानी मैंने शायद ऐसी कोई गलती कर दी थी जिससे मुझे वहाँ से लौटना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। देखिए, अपना सूटकेस खोलने पर पता चला था कि कन्नानौर में 17 दिन रहकर जो 80-90 पन्ने लिखे थे वे वहीं मेज की दराज में छोड़ आया हूँ। अब मुझे 2 में से एक चुनना था। एक तरफ था कन्याकुमारी का सूर्यास्त, समुद्र तट और वहाँ की रेत। दूसरी तरफ अपने हाथ के लिखे कागज़ जो शायद अब भी सेवाय होटल की एक दराज में बंद थे। यानी लेखक कहता है कि मैंने जो कागज़ लिखे थे वो वहीं रह गए। तो दोनों में से एक चीज़ को मुझे चुनना था, या तो मैं कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखूं, वहाँ के समुद्र तटों को देखूं, वहाँ की रेत को देखूं, और एक तरफ था कि मैं सेवाय होटल जाकर अपने कागज़ लेकर आऊँ। मैं देर तक बैठा सामने देखता रहा, जैसे कि पौधे की टहनियाँ या उनके हाशिए में बंद महासागर के पानी से मुझे अपनी समस्या का हल मिल सकता है। कुछ देर में एक गीत का स्वर सुनाई देने लगा जो धीरे धीरे पास आता गया। एक कॉन्वेंट की बस होटल के कंपाउंड में आकर रुक गई। बस में बैठी लड़कियां अंग्रेजी में एक गीत गा रही थी जिसमें समुद्र के सितारे को संबोधित किया गया था। उस गीत को सुनते हुए और दूर दराज की जो जहाज की रोशनी के ऊपर एक चमकता जो सितारा है उसको देखते हुए मन और उदास होने लगा। गहरी सांझ के सुरमई रंग में रंगी वह आवाज़ मन की गहराई के किसी कोमल रोए को हल्के हल्के सहला रही थी। मतलब वो उसे अच्छी लग रही थी। लग रहा था कि उस रोए की जिद शायद मुझे वहाँ से जाने नहीं देगी। लेकिन उससे भी जिद्दी एक और रोया था, दिमाग के किसी कोने में अटका,
जो सुबह वहाँ से जाने वाली बसों का टाइम टेबल मुझे बता रहा था। यानी मैं असमंजस में था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, दुविधा थी मन के अंतर्गत। गीत के स्वरों की प्रतिक्रिया में 7 टाइम टेबल के हिंद से जुड़ते जा रहे थे। पहली बस 7:15, दूसरी 8:35, तीसरी। थोड़ी देर में बस लौट गई। गीत के स्वर विलीन हो गए और मन में केवल हिंदसों की चरखी चलती रह गई। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8000 को आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं, मतलब कोई काम नहीं करते। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट है, यानी 100 लोगों ने क्या कर रखा है, ग्रेजुएट कर रखा है। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठकर आपस में बहस करना। वह खुद वहाँ फ़ोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गुद्दा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं, वह कह रहा था। इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गुदा मुंह में डाल लिया। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी शाह चट्टानों की चोट से सूर्य उदित हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित थे। जैसे सूर्योदय होता है और हम उसको अर्घ देते हैं ना, वैसे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफ़ी पिला रहे थे। 2 स्थानीय नवयुवतियाँ उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखा रही थी। यानी जो युवतियाँ वहीं रहती है वो उन्हें क्या दिखा रही थी, शंख और मालाएं। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, दोनों काम जो है वो साथ साथ कर रहे थे। मालाओं का मोल तोल और अपने बाइनाक्यूलर्स में सूर्य दर्शन। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था कि यहाँ कितने लोग पढ़े हुए हैं और कितने बेकार हैं। बहुत से कड़ल काक हमारे आसपास तैर रहे थे। वहाँ की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग। मेरे साथियों का कहना था कि लौटते हुए नाव को घाट की तरफ से घुमाकर लाएंगे। हालांकि मल्लाह उस तूफान में उधर जाने के हक में नहीं थे। बहुत कहने पर मल्लाह किसी तरह राजी हो गए और नाव को घाट की तरफ ले चले। नाव विवेकानंद चट्टान के ऊपर से घूमकर लहरों के थपेड़े खाती उस तरफ बढ़ने लगी। वह रास्ता सचमुच बहुत खतरनाक था। जिस रास्ते से हम आए थे उससे कहीं ज़्यादा। नाव इस तरह लहरों के ऊपर उठ जाती थी कि लगता था नीचे आने तक ज़रूर उलट जाएगी। फिर भी हम घाट के बहुत करीब पहुंच गए। ग्रेजुएट नवयुवक घाट से आगे की चट्टान की तरफ इशारा करके कह रहा था, यहाँ आत्महत्याएं बहुत होती है। अभी 2 महीने पहले एक लड़की ने उस चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मैंने सरसरी तौर पर आश्चर्य प्रकट किया, जैसे हम बोलते हैं ना, क्या, उस तरीके से। मेरा ध्यान उसी बात में नहीं था। मैं आँखों से तय करने की कोशिश कर रहा था कि घाट और नाव के बीच अब कितना फासला बाकी है। एक लहर ने नाव को इस तरह धकेल दिया कि मुश्किल से वह उलटते उलटते बची। आगे 3-4 चट्टानों के बीच एक भंवर पड़ रहा था। नाव अचानक एक तरफ से भंवर में दाखिल हुई और दूसरी तरफ से निकल आई। इससे पहले कि मल्लाह उसे संभाल पाते, वह फिर उसी तरह भंवर में दाखिल होकर घूम गई। मुझे कुछ क्षणों के लिए भंवर और उससे घूमती नाव के सिवा और किसी चीज़ की चेतना नहीं रही। चेतना हुई जब भंवर में 3-4 चक्कर खा लेने के बाद नाव किसी तरह उससे बाहर निकल आई। यह अपने आप या मल्लाहों की कोशिश से मैं नहीं कह सकता। भंवर से कुछ दूर आ जाने पर ग्रेजुएट नवयुवक ने बताया कि हम उस चट्टान को लगभग छूकर आए हैं जिस पर से कूदकर उस युवती ने कन्याकुमारी की साक्षी में हत्या की थी। पर मैंने तब तक उस चट्टान की तरफ ध्यान से नहीं देखा जब तक हम किनारे के बहुत पास नहीं पहुंच गए। यह भी वहां पहुंचकर जाना कि घाट की तरफ से आने का इरादा छोड़कर मल्लाह उसी रास्ते से नाव को वापस लाए हैं जिस रास्ते से वो ले गए थे। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थी। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी।
सरकारी मेहमान जो है वो गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कड़क काकों के जो पंख है वो एक से एक चमक रहे थे। यानी आपको पता है कड़ल काक होता क्या है, एक समुद्री पक्षी होता है, उसके जो पंख थे वो चमक रहे थे। मैं अब भी आँखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था, क्योंकि मेरे लिखे हुए जितने भी कागज़ थे वो सेवाए होटल में रह गए थे। तीसरी बस 9:40 पर, चौथी, यानी 1, 2, 3, 4 इस तरह बार बार जो बसों का टाइम टेबल था मेरे दिमाग में घूम रहा था। उसके बाद एक शाम और वहाँ रुककर कन्नानौर लौट गया। वहाँ जाकर अपने लिखे कागज़ मिल तो गए, पर तब तक चौकीदार ने उन्हें मोड़कर उनकी कॉपी बना ली थी। कागज़ों पर लिखाई एक ही तरफ थी, इसलिए उनके खाली हिस्सों पर उसने अपना हिसाब लिखना शुरू कर दिया था। जब मैंने वह कॉपी उससे ली तो उसे शायद उससे कम निराशा नहीं हुई जितनी कन्याकुमारी पहुंचकर अपना सूटकेस खोलने पर मुझे हुई थी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे मेरे लिए वो कागज़ ज़रूरी थे, उसी तरह उस व्यक्ति के लिए, उस चौकीदार के लिए वो कॉपी भी ज़रूरी थी। इसके अंतर्गत लेखक ने क्या बताया है कि जो आखिरी चट्टान है या कन्याकुमारी का सूर्यास्त एवं सूर्योदय का जो चित्रण लेखक ने किया है वो इस पाठ की एक अनुपम विशेषता है। उसने अपने कलम से प्रकृति का जो चित्रांकन किया है वो शायद आपको और किसी जगह देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार आज हमने जो मोहन राकेश का आखिरी चट्टान रोचक यात्रा संस्मरण है, यानी जिसको हम भुलाए नहीं भूल सकते ऐसी यादें, इसका अध्ययन किया। कल हम अपनी नई क्लास के अंतर्गत ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पुस्तक है, उसके अंतर्गत ये निबंध जो है उसका अध्ययन करेंगे, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। आपने मुझे इतनी देर सुना, इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा, उसके लिए धन्यवाद। Number 1